हाँ रेडी है। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे इस डिजिटल लाइव सेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हम बिहार सत्याग्रह आश्रम से लगातार लाइव कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बिहार में इस समय गंगा किनारे से एक अलग राजनीतिक लहर जो है उठ रही है। इस सत्याग्रह आश्रम में बिहार के तमाम जिलों से और देशों जिले से लगातार लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी आवाज़ यहाँ पर उठा रहे हैं। तो बिहार सत्याग्रह आश्रम क्या है, इसको यहाँ पर लगाने का उद्देश्य क्या है और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यहाँ पर किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और लोग किस पर्पज से आ रहे हैं यहाँ पे, इन सब के बारे में आज बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अमित विक्रम जी, जो जन स्वराज के पर्सन भी हैं और इनका जो बैकग्राउंड है वो टीईटी के अध्यक्ष संघ के जो है अध्यक्ष रहे, शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शिक्षकों के हक में लड़ाई लड़ी है, उनके हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। सो अमित विक्रम जी से आज हम आपकी बातचीत कराएंगे, जानते हैं अमित विक्रम जी क्या कहते हैं। अमित विक्रम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्याग्रह आश्रम, बिहार सत्याग्रह आश्रम जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बनाया गया है मरीन ड्राइव पर सिटी घाट में सब बैठे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो जनता विभिन्न तरह की समस्याओं से यहाँ बिहार में आप देखेंगे कि महिलाएं, युवा हैं, अल्पसंख्यक समाज, दलित और पिछड़े समाज के लोग, वो सब अलग अलग तरह की समस्याओं से और उन सबको समग्र रूप से एक जगह इकट्ठा करके उनकी जो इश्यूज हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उस पर शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के बताए गए सत्याग्रह के मार्ग पर चल करके उनका समाधान करने की व्यवस्था बनाना, जहाँ पर सत्याग्रहियों जो भी इस टीम में जुड़ना चाहते, सत्याग्रह जुड़ना चाहते हैं, उनको हम सत्याग्रही कहते हैं। उनको यहाँ पर बुलाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, आखिर उनके समूह के, उनके वर्ग के जो मुद्दे हैं उन पर कैसे संघर्ष किया जाए, कैसे जमीनी स्तर पर वो काम करें, ताकि उनकी जो समस्याएं उनका समाधान भी निकले और पूरी व्यवस्था में जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो भी गांधी जी के रास्ते बताए हुए रास्ते में चल करके आ सके। इसी के तहत ये पूरा कैंप बनाया गया है, जहाँ पे लोग राजनीति में रह भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं पूरे बिहार से आप देख रहे हैं, पूरे बिहार से पिछले एक सप्ताह से नीचे लोग आ रहे हैं, स्वतः जुड़े ऑनलाइन माध्यम से लोग संपर्क कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो स्वतः यहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो फिर एक समूह बनाकर प्रशिक्षण का भी काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये सब जो है कि जो बिहार की जो समस्याएं, चाहे किसी भी वर्ग की समस्याएं, छात्रों, युवाओं, महिलाएं, सब के समस्याओं को हम लोग एकीकृत करके उनका समूह बनाकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि समस्याओं से कैसे लड़ा जाए, उनका समाधान कैसे किया जाए। गांधीवादी गांधी जी के सत्याग्रह उनको हम कैसे प्रैक्टिस बना सकते हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम्स में गांधीयन सॉल्यूशंस क्या है, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर काम हो रहा है। और ये बड़ा यूनिक है, गांधी की प्रासंगिकता को लेकर कितने सारे डिस्कशंस होते हैं, लेकिन गांधीयन सॉल्यूशंस पर भी अगर काम हो रहा है आज के समय में तो यहाँ हो रहा है। प्रॉब्लम्स तो मॉडर्न डे के गांधी जी के समय में हो सकता है, लेकिन आज के प्रॉब्लम्स अलग है। यहाँ हमें अपनी ही चुनी हुई सरकार से लड़ना, अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था में संघर्ष करना, लेकिन उनका सॉल्यूशन उन्हीं रास्तों से खोया जा रहा है जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने बताया। बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है इस सेंस में। अक्सर क्या होता है कि मुद्दों के संघर्ष के लिए अक्सर लोग हो जाते हैं, आंदोलन होते हैं, बिहार बंद किया जाता है, रेलवे बढ़िया रेलगाड़ी रोक जाती है। इससे क्या होता है, नागरिकों को ही असुविधा है, सरकार को कोई असुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो वो तरीके हैं उसमें ना नागरिकों को असुविधा होती है, तो आम लोगों को असुविधा होती है, तो उससे सरकार को क्या पता। आम लोग परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, एम्बुलेंस फंसी हुई है, किसी को कहीं जाना है काम से, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने, परीक्षा देने नहीं जा पाते हैं, जाम में फंस जाते हैं। कई बार देखा गया कि बदलाव भी होता है, हिंसक भी हो जाती है। उन सबसे आखिरकार दिक्कत तो आम जनों को है और हम लड़ भी रहे हैं आम जनों के लिए।
तो ऐसी एक प्रणाली विकसित की जा रही है, ऐसी प्रणाली पर तब चलने के लिए बताया जाता है उनको। यहाँ पे की दिक्कत आम लोगों को नहीं है। प्रशांत जी का स्पष्ट मानना है कि सरकार से हमारी लड़ाई है और उस लड़ाई का पूरी आम जनता को नहीं बनाना। आम जनता इसे प्रभावित उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई असुविधा नहीं हो, इस बात पर पूरा ख्याल रखा जाए और शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। प्रशांत जी कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अगर हिंसा हुई तो यहाँ बिहार सरकार राष्ट्र की आएगी, अपनी आवाज़ उठाएगी। मुसलमानों के खिलाफ अगर किसी तरीके की ज्यादती हुई हो तो बिहार सरकार राष्ट्र में आवाज़ उठाएगी। अगर युवाओं के लिए कोई समस्या है वो आए, रोजगार की, पलायन की, शिक्षा की वो आए। तो दरअसल कहने का ये मतलब है कि समाज के किसी भी वर्ग में किसी भी तरीके की यातना से, प्रताड़ना से, मुसीबत से, परेशानी से गुजरना पड़ा है, प्रशासनिक या प्रशासनिक, तो वो यहाँ पे आए, आवाज़ उठाए। लेकिन क्या यहाँ पे जो इंसान आना चाहे, समाज किसी वर्ग का एक शख्स बनकर आना चाहे, तो क्या प्रशांत जी से मिलना बहुत आसान है? किस तरीके से तक पहुँचने का रास्ता है? देखिए, मैंने भी बताया कि कम से कम जो लोग आ रहे हैं पटना में कई बार हम देखते हैं कि विक्रम जी की कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे कि हमें सोशल मीडिया के जरिए कमेंट्स में किया क्या प्रशांत किशोर जी आसानी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जब जनता दल लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब वो नेताओं से या बड़े नेताओं से मिलने के लिए जाते हैं, जनता दरबार में जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए। तो लेकिन प्रशांत किशोर जी से मिलना कितना आसान है? मैं वही बता रहा था, अगर कोई व्यक्ति पटना आए हैं किसी भी काम से, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, जाते हैं कोई बात करते हैं, तो एक बार सत्याग्रह आश्रम स्वयं आना चाहिए। या सोशल मीडिया पे कई बार चीजें और जो दूसरे दलों के बारे में परसेप्शन है उसको लेकर के लोग यहाँ के बारे में राय मानते हैं, तो यहाँ वो स्वतः आए और यहाँ जब वो आएंगे तब उनको एक अपनापन फील होगा। आज एक साथ रजिस्ट्रेशन डेस्क है, जो प्रशांत जी से मिलना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनकी क्या समस्या है, किस विषय पे मिलना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उनको जो तय समय होगा, एक चूंकि पहले से बहुत सारे लोग मिलने के लिए इंतजार में रहते हैं, तो उनको एक समय बता दिया जाएगा कि इतनी देर में प्रशांत जी आपसे मिल लेंगे। और फिर प्रशांत जी प्रतिदिन सभी लोगों से, जितने भी लोग उनसे मिलने के उद्देश्य आ रहे हैं, समूह में आ रहे हैं। 2 दिन पहले की बात है, एन कॉलेज और बीडी इवनिंग कॉलेज जो पटना का ही कॉलेज है, वहाँ के बच्चे आए हुए थे, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे थे, वो लोग आए हुए थे। प्रशांत जी उनसे भी मिल रहे थे। गाँव से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं आई हुई थी पूरे समूह के साथ। क्या कोई स्लॉट भी है, मिलने की कोई टाइमिंग है? देखिए, कोई विशेष स्लॉट नहीं है, बात यह है कि किस वक्त पहुंचते हैं और उससे पहले कितने लोग आ चुके हैं, इसको लेकर कहीं थोड़ा सा हो सकता है इंतजार करना पड़े, आधे घंटे 1 घंटे का इंतजार। अभी सारा दिन प्रशांत किशोर जी इसी कैंप में रहते हैं, सत्याग्रह आश्रम में ही रहते हैं। प्रशांत किशोर जी दिन भर अवेलेबल हैं, दिन भर लोगों से मिल रहे हैं। आप किस वक्त पहुंचे हैं उस अनुसार आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले से बहुत सारे लोग कतार में बैठे हैं मिलने के लिए, उनसे मीटिंग चलती रहती हैं, तो उस हिसाब से आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया ना, अभी एन कॉलेज के बच्चे आए थे, वीडी कॉलेज के बच्चे आए थे, उनको 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो बड़ी संख्या में 40-50 बच्चे आए थे, उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई, काफ़ी देर उन्होंने बातचीत की प्रशांत जी से, अपने कॉलेज को लेकर के, वहाँ की पढ़ाई को लेकर के उन्होंने बताया सारी बातों की। प्रशांत जी ने भी उनको रास्ता बताया कि उन चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो मिलने को लेकर के कोई पाबंदी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और आपको एक समय बता दिया जाएगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। लेकिन ये जरूर है कि आप मुलाकात तय है, 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है। वो भी इसलिए नहीं कि कोई यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल है, वो इसलिए क्योंकि पहले से कई सारे लोग उनसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं, वो मिल रहे हैं लोगों से, और जिनसे भी मिलते हैं वो समय देते हैं। ऐसा नहीं है कि आए बस आज ही नमस्कार हुआ चले गए, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है वो बता रहे हैं। तो इसलिए समय लगता है मुलाकात में, मीटिंग से समय लगता है, उसकी वजह से इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल नहीं है, कोई यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को लेकर के इश्यूज नहीं है, बहुत आसानी से सबसे मिल रहे हैं और सब लोग अपनी बात बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और वो भी उनके समस्याओं का समाधान बता रहे हैं और सत्याग्रह के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं सबको। जी, आपका शिक्षा का बैकग्राउंड रहा है, टीटी शिक्षक संघ के आप अध्यक्ष रहे हैं और लगातार आपने जो है शिक्षकों के हक़ में और शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई है। आप फ़िलहाल अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं आप उसे? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जब हम बात करें तो प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पर, तो मूलतः 2 भागों में बटी है। एक स्कूली व्यवस्था है जो कि +2 तक है, और उसके बाद ग्रेजुएशन से लेकर के पीएचडी तक की जो व्यवस्था है यूनिवर्सिटीज़ में। समस्याएं दोनों जगह मूलभूत अगर आप देखेंगे तो सेम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बेहतर फैकल्टी टीचर्स की कमी, लैब्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी,
ये दोनों जगह है, स्कूल्स में भी है, यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा पार्टिकुलर हो जाता है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को लेकर के। अभी बहुत ही स्ट्राइकिंग में बात बता रहा हूँ कि अभी बिहार सरकार ने हर ज़िले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है, लेकिन वहाँ फैकल्टी नहीं है। वहाँ पे जो वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड फैकल्टी होना चाहिए वो नहीं है। कारण क्या है? ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं प्रोफेसर्स को। कोई एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा प्रोफेसर हो, जिसने बहुत अच्छी शिक्षा हासिल करी हो, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए क्यों बिहार आना चाहेगा? जाहिर सी बात। नहीं आना चाहेंगे। तो उनको अच्छी जॉब फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, उनको अच्छे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ नहीं बना रहे हैं। इस वजह से फैकल्टी की कमी है। अब फैकल्टी की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स तो बने हैं, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का बहुत शानदार बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन इस साल 2024 के एडमिशन की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 में भी अराउंड 50% सीट्स खाली हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ की फ़ीस काफ़ी कम है। यहाँ के बच्चे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, साउथ के कॉलेजेस में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे सिटीज़ में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट तक जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ के सरकारी कॉलेज की सीट खाली जा रही हैं। कारण क्या है? फैकल्टी नहीं है। तो सिर्फ बिल्डिंग बना देने से, आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी, लेकिन पढ़ाने के लिए वहाँ योग्य शिक्षक नहीं है, तो क्या होगा? कौन पढ़ेगा? और जब उनकी पढ़ाई सही से नहीं होगी तो निश्चित बात है कि उनका प्लेसमेंट भी सही से नहीं होगा। तो यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ना तो वहाँ बेहतर फैकल्टी की व्यवस्था है, ना ही कोई प्लेसमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं है, नील बट्टे सन्नाटा है यहाँ प्लेसमेंट में। इसलिए बच्चे लाखों रुपए खर्च करके, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करके दूसरे राज्यों में इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं। जो पलायन की बात प्रशांत जी करते हैं, वो शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर के यहाँ पे जबरदस्त पलायन है। यहाँ के बच्चे अन्य राज्यों में जाकर के 10th के बाद ही हम देखते हैं, 10th के बाद ही शुरू हो जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो कोटा में आप देखते हैं बहुत व्यवस्थित है। बिहार में बहुत व्यवस्थित या रेगुलराइज नहीं है, जबकि यहाँ पे भी एक कोचिंग सिटी बन सकता था। पटना के आसपास भी बिहटा है, नौबतपुर है, उस सब जगहों पे बन सकता था, लेकिन सरकार ने कोई प्रॉपर उनके लिए फैसिलिटी तैयार नहीं की, तो इस वजह से वो व्यवस्था नहीं बन सकी। कॉलेजेस को जो कमी है, मेडिकल कॉलेजेस की हालत बहुत खराब है। अभी मैं बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में पावापुरी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के बच्चे पटना में रह करके NMCH और PMCH में क्लास कर रहे हैं, क्योंकि पावापुरी मेडिकल कॉलेज में सीनियर फैकल्टी नहीं है। वहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के उनके जो प्रोफेसर्स होने चाहिए, लेक्चरर्स होने चाहिए, वो नहीं हैं। उनके बच्चे भटक रहे हैं दूसरे कॉलेजेस में, एडमिशन तो करा रहे हैं वहाँ, लेकिन पढ़ाई करें दूसरी जगह। ये मेडिकल कॉलेजेस की हालत है, ये कोई BA पास कोर्स की हालत नहीं है। मेडिकल कॉलेज, जो बच्चा MBBS कर रहा है, वो उसकी क्लास की व्यवस्था नहीं, उसके प्रैक्टिकल्स की व्यवस्था नहीं। ये स्थिति है यहाँ पे। प्रोफेशनल जो कॉलेज है वहाँ, और जो रेगुलर कॉलेजेस हैं जहाँ रेगुलर कोर्सेज हो रहे हैं, पास कोर्स हो रहा है, ऑनर्स कोर्स हो रहा है, BA का, BSc का, वहाँ पे भी स्थिति ऐसी है। जो बच्चे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं बता रहा हूँ आए थे, उनकी शिकायत यही थी, उनके ऑनर्स पेपर की पढ़ाई नहीं हो रही है। सब्सिडरी का क्लास तो कभी हुआ ही नहीं है। 1.5 साल जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, 3 सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर एग्जाम चलने वाला है, वो कह रहे हैं कि ऑनर्स का तो काम भर हो भी जा रहा है, नोट्स दे भी दिया जा रहा है, बता भी दिया जा रहा है। उनके जो सब्सिडरी पेपर्स हैं, जो लैंग्वेज पेपर है, उसके तो टीचर्स को उन्होंने आज तक देखा ही नहीं है। टीचर्स क्लासरूम नहीं जा रहे हैं, बैठे रह रहे हैं, कहीं टीचर्स हैं ही नहीं। जहाँ हैं तो उनके ऊपर इतना बर्डन है। एक टीचर है हिंदी के, तो उन पे ज्योग्राफी वाले का भी बर्डन है, हिस्ट्री वाले का भी, पॉलिटिकल का भी, सोशोलॉजी वाले का भी, तो कहाँ क्लास ले नहीं पा रहे हैं क्लासेस। तो पूरा बर्डन है सिस्टम। और उस यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ी समस्या आ जाती है वही फैकल्टी की कमी की वजह से। तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वहाँ पे भी फैकल्टी नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं। जो एक रेगुलर BA का कोर्स होता है, BA डिग्री कोर्स जिसे हम कहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स, उसके लिए भी यहाँ फैकल्टी नहीं है। यहाँ के बच्चे आप देखते होंगे बड़ी संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, JNU जा रहे हैं, AMU जा रहे हैं, इलाहाबाद और बनारस यूनिवर्सिटी में, हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में बिहार के बच्चे भरे पड़े हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी सीट खाली जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेना चाहेंगे हम जहाँ पर इस तरीके के हालात अब सबसे ज़्यादा गंभीर तौर पे देखिए, सारे यूनिवर्सिटीज़ के हालात गंभीर है। कोई एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है। मुझे लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी में थोड़ा सेशन रेगुलर है। उसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, लेकिन दुखद बात है कि मात्र 5-6 कॉलेजेस हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब जगह ये स्थिति है। मगध यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है। आप देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बच्चे भी 2 दिन पहले सड़क पर थे। उनके एडमिट कार्ड में किसी का फोटो छप गया है, किसी का नाम छप गया, ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को तो मगध यूनिवर्सिटी से अलग करके दोबारा इसलिए बनाया गया था ताकि उसको रेगुलेट किया जा सके। रेगुलेट किया जा सके था। उनके बच्चे कर रहे हैं। अब पटना में उनका हेड ऑफिस बनाने के बदले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस बना बख्तियारपुर में। अब पटना शहर है, यहाँ से इतनी दूर 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर है, वहाँ हेड ऑफिस बनाया जा रहा है। इसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्या हुआ है कि PG का सेशन ऑलरेडी 1.5 साल लेट है। एग्जाम का नोटिस निकला फाइनल ईयर का,
5 पेपर में से 2 पेपर हो गए, 3 पेपर पोस्टपोन चल रहा है, 3 महीने से पोस्टपोन है। किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि भाई इन बच्चों का एग्जाम ले लिया जाए। इस वजह से क्या हो रहा है, हाई स्कूल की जो वैकेंसी आ रही है उसमें वो बैठ नहीं पा रहे हैं, या पीएचडी के लिए उनको जाना है, पीएचडी के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका साल बर्बाद हो रहा है। और हर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, मधेपुरा, पूर्णिया, सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही इश्यूज़ है। जितने भी रेगुलर कोर्सेज की यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में यही स्थिति है। सेशन एकदम इरेगुलर है, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लासेस नहीं हो रही हैं। एक भी जो 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है कि बच्चों का 75% अटेंडेंस होना चाहिए, एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं कर पा रही है। आप चले जाइए किसी भी, मैं हर एक गार्जियन को बोलता हूँ, आप अपने बच्चे के कॉलेज जाके देखिए, क्लासरूम अगर 250 का होना चाहिए था, 250 बच्चे एनरोल्ड हैं उस कोर्स में, तो मुश्किल से 20-25 बच्चे आ रहे हैं। वो 20-25 बच्चे भी आ रहे हैं तो उनकी भी पढ़ाई नहीं हो रही है, वो भी ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ की। यहाँ अगर एक किसी इंसान को, किसी एक लड़के को, लड़की को एक रेगुलर वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स करना चाहता है और चाहे कि उसकी क्लास हो, उसकी पढ़ाई हो, तो उसके लिए बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। उसको बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। वो बीएचयू जाएगा, वो डीयू जाएगा, वो जेएनयू जाएगा, वो एमयू जाएगा, कहीं जाएगा, लेकिन बिहार में उसकी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए, आप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एमए इन जर्नलिज्म होता है, उसकी सीट खाली जा रही है, और यहाँ के बच्चे जर्नलिज्म पढ़ने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने। एक लड़का था मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, और वो मगध यूनिवर्सिटी सेशन लेट चलता था, तो काफ़ी प्रोटेस्ट उसने किया। तो मैं मिला अभी पुस्तक मेले मुझसे, वो मुझे बता रहा है कि भैया हम तो हैदराबाद चले। बोले क्यों गए हैदराबाद? तो जर्नलिज्म करने। बोले यहाँ भी तो है। बोले भैया यहाँ फैकल्टी नहीं है, अब पढ़ाते नहीं यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस नहीं होती हैं, और उसका प्लेसमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला गया। यहाँ के बच्चे पलायन कर रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर जॉब भी बाहर करेंगे। तो 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, 10th के बाद, जिसको जब जैसी स्थिति बन रही है, जैसी अफोर्डेबिलिटी है, पढ़ना है तो बिहार से बाहर जाना है, ये स्थिति बनी हुई है। और इस व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इस पलायन से हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि बच्चे बाहर चले गए, माँ बाप से दूर, ये एक दर्द है, लेकिन दूसरा दर्द समझिए कि फाइनेंशियली बिहार को कितना लॉस हो रहा है। एक बच्चा अगर 20 लाख रुपए जा करके दूसरे स्टेट में खर्च कर रहा है, दूसरे कॉलेज में जा रहा है उसका पैसा, तो वहाँ के फैकल्टी, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़, वहाँ के मतलब इवन जो श्रम का पलायन, पूंजी का पलायन, जहन, मस्तिष्क, शिक्षा, हर किसी चीज़ का एक तरीके से आप कहें प्रबुद्धता, उसका पलायन बिल्कुल पूरी तरह से पलायन हो जाता है। कि अगर सोचिए ना कि अगर वही बच्चे यहाँ रहें तो कम से कम जो हॉस्टल, हाँ, यहाँ की प्रतिभा यहाँ रहेगी, प्लस हॉस्टल्स, रेंटल्स, इन सब से भी तो फायदा यहाँ के लोकल लोगों को होगा। अभी वो जा करके दूसरे बैंगलोर में जाकर रेंट पे रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, वो हॉस्टल्स यहाँ चलेंगे, यहाँ के लोगों को फायदा होगा। वो जो पैसे वहाँ खर्च कर रहे हैं खाने पीने में, वो यहाँ खर्च होगा, तो यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। इतनी बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटअप बिहार के हाथ से निकल रहा है, सिर्फ खराब एजुकेशन सिस्टम को लेकर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे भी यहाँ कुछ नहीं है, कोई बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं आती है। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी हालत ख़राब है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की हालत ख़राब है। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है एजुकेशन को लेकर के यहाँ इतना ख़राब है कि पूंजी जा रही है, लोग जा रहे हैं, ब्रेन्स, प्रतिभा जा रहे हैं, टैलेंट यहाँ से पलायन कर जा रहा है। और जो पलायन कर रहा है, एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा है, हमारे साथ पढ़ने वाले जितने लड़के थे मेरे बैच में, अगर क्लास 10th में 60 बच्चे थे, तो उनमें से आज 55 बच्चे, मेरे 55 फ्रेंड्स बिहार में नहीं हैं। मात्र 5 होंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में लग गए तो रह गए, बाकी 55 के 55 बाहर चले गए। तो ये पलायन है। 90% यूथ जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकता है पढ़ने, वो बाहर जाके पढ़ रहा है, फिर बाहर सेटल हो जा रहा है। तो ये बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे आप देखें, जो जिस शहर का है उस शहर को वीरान बना हुआ है, वहाँ के युवा वहाँ पे नहीं रह रहे हैं। तैयारी के नाम पे थोड़ी भीड़ आपको पटना में दिखेगी, और वो तैयारी की जो भीड़ है वो भी त्रस्त है। वो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। पिछले मतलब 5 सालों में मुझे लग रहा है कि करीब 15 से 20 पेपर लीक हुए। कोई एक ऐसा पेपर लीक नहीं है, कोई एग्जाम नहीं इसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। सीजीएल का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी 67 का लीक हुआ, 2017 से लगातार पिछले 5-7 सालों में सिपाही भर्ती का लीक हुआ, बिहार पुलिस का लीक हुआ, सीजीएल का लीक हुआ, फिर सीजीएल का 2 बार लीक हुआ, 21 में भी लीक हुआ, 22 में भी लीक हुआ, बीपीएससी 67 का लीक हुआ, टीआरई 3 का लीक हुआ, 70th में इशूज प्रदर्शन चल ही रहा है। नीट का पेपर यहाँ लीक हो जा रहा है, और अभी सिपाही भर्ती की जो दौड़ चल रही है उसमें पता चल रहा है कि बहुत सारे स्कॉलर्स, यानी कि दूसरे के बदले दूसरी परीक्षा देकर के बैठे हुए। तो इतना यहाँ झोल चल रहा है कि जो तैयारी करा, चलिए छोड़ दीजिए यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई, ग्रेजुएशन भी छोड़ दीजिए, कहीं से किसी कर लिया, नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी तो मारे फिर रहे हैं, उनके साथ भी गलत हो रहा है, उनका भी पेपर लीक हो रहा है, वही परेशान है। तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी तो ये भी दुरुस्त होगा, पेपर लीक भी सुधरेगा। प्राइमरी में आप देखिए, यहाँ पे जो स्कूल्स में एनरोलमेंट है, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए,
एक भी ऐसे परिवार के बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है जिसकी एक थोड़ी सी भी अफोर्डेबिलिटी है। अगर वो 500 रुपये भी अफोर्ड कर सकता है, गांव का भी मैं बता रहा हूँ, गांव में भी एक परिवार है जो 500 रुपये अपने बच्चे पे खर्च कर सकता है, तो वो अपने बच्चे को किसी एक छोटे से भी प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है कि वो 500 रुपये फीस हो, वहाँ जाके वो पढ़े, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेज रहा है। जिसके कारण क्या है, ऐसा नहीं कि अब शिक्षक की कमी है, शिक्षक आ गए हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी है, माइंडसेट नहीं सुधरा है। अभी भी क्लासरूम्स की कमी। प्राइमरी स्कूल आप चले जाइए, 40,000 प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ पे, हर टोले में हर नुक्कड़ पे एक प्राइमरी स्कूल खुला हुआ है यहाँ पे। लेकिन प्राइमरी स्कूल की हालत क्या है, 2 रूम है, क्लासरूम्स हैं, और उसमें 5 क्लासेस की पढ़ाई हो रही है। तो 2 क्लासरूम में 5 क्लासेस की पढ़ाई कैसे होगी? यानी एक रूम में 2 या 3 क्लासेस चल रही होंगी। आप मल्टीपल क्लासरूम टीचिंग के इफेक्ट को पढ़ लीजिए, ये बिल्कुल ही फेल्ड मॉडल है। मल्टीपल क्लासरूम्स जब होंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? एक ही क्लास में अगर 3, 4, 5 के बच्चे बैठ गए तो टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे सबको अलग अलग क्लास की बातें? तो उनका लर्निंग लेवल बिल्कुल कम होगा ही होगा। फिर दोष दिया जाएगा कि भाई टीचर्स भी हो गए तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि आपने क्लासरूम से नहीं दिया उनको। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि 40,000 प्राइमरी स्कूल्स में से 90% क्लास स्कूल्स में 5 क्लासरूम्स नहीं है, 2 क्लासरूम में चलते हैं अधिकतर प्राइमरी स्कूल्स। फिर देखिए अभी 9,000 स्कूल्स को अपग्रेड करके हर पंचायत में एक हाई स्कूल खोल दिया गया है। और मैं तो चूंकि शिक्षक रहा हूँ, मैं जानता हूँ हकीकत, एक स्कूल की हकीकत जानता हूँ। और बाकी लोग भी, अगर आप कभी भी कोई भी घूम के देख लीजिए, जितने भी अपग्रेडेड स्कूल्स हैं, पटना के हों चाहे बिहार के किसी किशनगंज, लखीसराय, अररिया, औरंगाबाद, किसी जिले के हों, जितने भी अपग्रेडेड हाई स्कूल्स हैं, सब जगह क्लासरूम की कमी है। +2 की पढ़ाई हो रही है, प्राइमरी से लेकर +2 तक की पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, क्लासरूम्स वहाँ मात्र 5 है। तो 5 क्लास में, 5 रूम्स में 12 कक्षाओं की पढ़ाई हो रही है। और 12 कक्षाएं कैसे चल रही हैं कि अब +2 में साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है। अब +2 के लिए रूम है 1। आप सोचिए 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, रूम है मात्र 1। बड़ी गंभीर समस्या है। बहुत गंभीर है। मैं अभी बिहटा गया था, बिहटा में एकदम रजिस्ट्री कलेक्ट्री ऑफिस के सामने, जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसके ठीक अपोजिट साइड में एक हाई स्कूल बना है, उत्क्रमित करके। मैं उस स्कूल में गया, वहाँ की एक शिक्षिका थी, वो शिकायत कर रही थी कि हमारे पास यहाँ पे क्लासरूम नहीं। तो मैं गया उस स्कूल देखने के लिए, क्या दिक्कत है। तो आश्चर्य हुआ कि 2 कमरे हैं, 9 से लेकर 12 तक 2 कमरे में चल रहा है। तो 4 क्लासरूम और 3 स्ट्रीम, +2 में 3 स्ट्रीम अलग अलग हैं, और 9-10 का भी अपना। तो 9-10 को एक कमरे में बैठा रखा है, इधर लेफ्ट में 9th है तो राइट में 10th है। और 11-12 के 4 क्लासरूम्स, अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे वहीं बैठा कर रखे हैं। और नामांकन जब मैंने देखा एडमिशन, तो +2 में करीब 300 नामांकन थे। बच्चे कितने आए थे? तो 30-40। हमने पूछा कि बच्चे कम क्यों हैं? कह रहे सर अगर बच्चे आ जाएंगे तो उनको हम बिठाएंगे कहाँ? छत पे बिठाएं कि इसको जमीन पे बिठा दें? क्लासरूम में जगह नहीं है, फैकल्टी टीचर्स हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और गवर्नमेंट ने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए स्कूल्स को अपग्रेड कर दिया, +2 बना दिया। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और बिहार बोर्ड सोचिए, कोई भी बोर्ड हो, जैसे CBSE का स्कूल बनता है, एफिलिएशन मिलता है +2 का, 10th का, तो उसके नॉर्म्स होते हैं कि इतना एकड़ ऑफ लैंड होना चाहिए, इतने क्लासरूम्स, लैब, लाइब्रेरी, इतने टीचर्स होने चाहिए। और यहाँ पे क्या हुआ, न लैब है, न लाइब्रेरी है, न स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, न क्लासरूम्स है। स्कूल्स को ऑन पेपर अपग्रेड कर दिया कि भाई अब आप हो गए +2, टीचर्स भी नहीं थे। मैं बता रहा हूँ 2019 में अपग्रेड किया गया और अभी 24 में बहाली हुई है। 5 साल ऐसे ही निकल गए बिना टीचर्स के। +2 का एक भी टीचर नहीं है, लेकिन +2 में एडमिशन हो रहा है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो क्या हुआ होगा उनका? अभी स्कूल से वीडियोज आ रहे हैं कि लैब है ही नहीं स्कूल में, अब +2 के बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे हैं। जब लैब ही नहीं है स्कूल में तो प्रैक्टिकल बच्चे कैसे दे रहे हैं? क्या सीखा उन्होंने प्रैक्टिकल में जो एग्जाम दे रहे हैं? तो इतनी सारी समस्याएं शिक्षा को लेकर के। मतलब आपके कहने का अमित जी, आप ये कह रहे हैं कि हर स्तर पर, प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर समस्या है। तो इतनी अनियमितताओं का मूल कारण आप क्या मानते हैं? क्या मूल कारण है कि यहाँ जो सरकार है उसका शिक्षा के प्रति इंटेंट ही नहीं है। वो चाहती नहीं है कि यहाँ के जो गरीब तबके हैं, जो निम्न मध्य वर्ग है, ठीक है, जो हाई अर्निंग ग्रुप है, वो तो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं पढ़ा लेगा। लेकिन जो गरीब परिवार है, जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है, वो तो गवर्नमेंट सिस्टम पे डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट का इंटेंट ही नहीं है कि उसको हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दें, उसको बेहतर हम लोग एक तरफ सोचिए कितना डिवाइड पैदा हो रहा है। एक अमीर परिवार का बच्चा एक टॉप नॉच प्राइवेट स्कूल में जा रहा है और वहाँ क्लास 5-6 से कोडिंग सीख रहा है, और वही एक गरीब परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल जा रहा है जहाँ उसके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं, उसके बैठने के लिए एक अलग क्लासरूम की व्यवस्था नहीं। कोडिंग तो आप भूल जाइए, कंप्यूटर तो आप भूल जाइए, इंग्लिश तो भूल जाइए, लैब
क्लासरूम ही नहीं, पढ़ने के लिए रूम नहीं तो लैब तो भूल ही जाइए। तो ये डिवाइड पैदा हो रहा है, और डिवाइड कौन पैदा कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटेंट ही नहीं है कि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेसिक होता है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के। और फिर क्या होता है, रिजल्ट आप समझिए क्या होता है। अभी यूडाइस की रिपोर्ट हुई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, और हर स्कूल ने अपना डेटा उसने फीड किया। क्या निकल के सामने आया कि प्राइमरी में, यानी कि क्लास 1 में अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो उसमें से 6 बच्चे क्लास 5 तक में पढ़ाई छोड़ देते हैं जी। 6 बच्चे। क्लास 8 तक में 26 और बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी कि 100 में से 32 बच्चों ने क्लास 8 तक की पढ़ाई पूरी की और छोड़ दिया। और 10th के बाद और 26 बच्चों ने छोड़ दिया, यानी कि 58 बच्चों ने क्लास 10 तक की पढ़ाई की, तो तब छोड़ दी मात्र 42 बच्चों ने। और प्लस 2 जाते जाते ये मात्र 83% बच्चे छोड़ चुके। मात्र 17% बच्चे जो क्लास 1 में जिनका इनरोलमेंट हुआ था, उनमें से मात्र 17 बच्चे जा रहे हैं प्लस 2 कंप्लीट कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन में तो बहुत खराब है, यहाँ पे 6-7% मात्र हायर एजुकेशन का अवेलेबिलिटी है। पर चाइल्ड यानी पर स्टूडेंट जो कॉलेजेस की व्यवस्था है, उसके रेशियो में बिहार सबसे नीचे है। ड्रॉप आउट जो मैंने अभी आपको बताया, उस ड्रॉप आउट में सबसे ज़्यादा बिहार में ड्रॉप आउट की लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का जो SDG का जो इंडेक्स, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। ये कोई प्राइवेट रिपोर्ट्स नहीं जिसे आप खारिज कर सकते हैं, ये खुद उसकी रिपोर्ट है जिसकी सरकार बिहार में भी है और सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट है, दोनों सेम पार्टी गवर्नमेंट है। वो खुद रिपोर्ट में कह रही है, SDG की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है कि बिहार एजुकेशन के पैरामीटर में सबसे नीचे है। 100 में से मात्र 32 पॉइंट्स मिले हैं बिहार को। इतनी बड़ी समस्या, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है ना, राजनेताओं ने बिहार की जनता को ऐसे उलझा रखा है कि इनका ध्यान ही नहीं जाए शिक्षा पर। इनको बस अनाज दो, 5 किलो राशन दो, खाने में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उलझाए रखो। कि जो रियल इश्यू है शिक्षा, सबसे अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा से ही परिवर्तन आएगा। भूखे पेट रहो लेकिन पढ़ो। लेकिन इनको क्या उलझा दिया गया कि पढ़ाई पर ध्यान ही मत दो, बाकी चीज़ों में उलझे रहो। अनाज दे दो कि भाई तुम्हारा पेट भर जाए, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दो किसी फंड में। स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनको पोशाक के नाम पर, तो साइकिल के नाम पर पैसे दे दो, उसी से वो मगन रहे कि भाई हमको पैसा तो मिल गया, हमको अनाज तो मिल गया, स्कूल में MDM तो मिल गया, बस स्कूल जो है। आपको क्या लगता है अमित जी कि इस सरकारी नीरसता के पीछे उनका कमज़ोर नेतृत्व भी है, कि उनका इस तरीके का नज़रिया नहीं हो पाया कि वो शिक्षा की अहमियत को समझ पाएँ, उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे सकें? जी बिल्कुल, देखिए जो किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट जो होता है वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप पर डिपेंड करता है। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप कमज़ोर रहेगी या फिर उतनी समझदार नहीं रहेगी, उसको उतनी समझ ही नहीं हो, उतना उसका पर्सपेक्टिव ही वाइड नहीं हो जो समझ सके कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, एजुकेशन से हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, बिहार को कैसे डेवलपमेंट की और एजुकेशन के माध्यम से ले जा सकते हैं, बिहार से कैसे पूंजी का जो पलायन है उसको हम रोक सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मजबूत बना करके। उनका सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है और इंटेंट भी नहीं है। मैं दोनों बात देखिए, एक होता है ना कि अगर आपका इंटेंट हो, आपकी सोच हो, तो फिर विजन आदमी दूसरे लोगों से ही मांग कर ले सकता है, लेकिन यहाँ इंटेंट ही नहीं है, तो विजन की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो ना इंटेंट है ना विजन है, तो ऐसे में तो शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति होनी ही है। और इस दुर्गति के पीछे इनकी बहुत, मुझे लगता है, सुनियोजित ढंग से ये लोग सोचते भी हैं कि हमें बच्चों को, यहाँ की जनता को शिक्षा के प्रति जागरूक करना ही नहीं है, ताकि जात पात पर वोट मिलता रहे, जात पर, धर्म पर ये लोग आपस में उलझे रहे। जातीय अभिमान की लड़ाई में इनको उलझा के रखो। शिक्षित हो जाएंगे तो फिर तो इनको पता चल जाएगा कि एक्चुअल समस्या ये जाति धर्म नहीं है, एक्चुअल समस्या रोजगार है, एक्चुअल समस्या जो है बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, एक्चुअल समस्या बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स अच्छे हों, कॉलेजेस अच्छे हों, ये मांगने लग जाएंगे। तो इनको नहीं कहते हैं एक पक्षी को पर कुतर दो, उसके बाद रोज उसको 2 दाना खाने के लिए सुबह शाम दे दो, तो उसी में खुश है कि जिंदा हम हैं, मर नहीं रहे हैं। लेकिन जो पंख थे, उससे जो उड़ान भर सकते थे, वो उड़ान ही उनसे छीनी गई। तो बिहार के बच्चों के, बिहार के युवाओं के साथ उनकी जो पंख है, उनका जो पंख है जिससे वो उड़ान भर सकते थे, देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते थे, बिहार को विकसित बना सकते, उनके वो पंख कुतर दिए गए हैं। और ये शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके किया गया और सिस्टमेटिकली हुआ है। ये पिछले 40 सालों में, 30-35-40 सालों में ये ध्वस्त किया गया व्यवस्था को। अदरवाइज आप सुनते होंगे कि 40 साल पहले कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई थी। यहाँ के जो कॉलेजेस थे, पटना साइंस कॉलेज, भागलपुर का TNB कॉलेज, मुंगेर का RDJ कॉलेज, और भी अलग अलग जगह पे कॉलेजेस जो थे, आरा का जैन कॉलेज था, मुजफ्फरपुर के सारे कॉलेज थे, LS कॉलेज थे, सब देश स्तर पर नामी थे, इनका नाम था। पटना साइंस टॉप 10 में कोई कॉलेज नहीं आता, टॉप 10 में कोई कॉलेज क्या, टॉप 100 में बिहार की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है।
तो यूनिवर्सिटीज़ का भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट जारी करती है, रैंकिंग लिस्ट जारी करती है, उसमें टॉप 100 में बिहार की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये स्थिति बना दी इन्होंने, और ये कोई एक दिन का नहीं है, ये पिछले 30-40 सालों में हुआ और बड़े सिस्टमेटिकली हुआ है कि यहाँ की समाज के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है अमित जी, और सरकारी नीतियाँ बहुत ज़रूरी होती है। आपको क्या लगता है कि नीतियों में ही खराबी है, या नीतियों की अच्छे तरीके से स्क्रूटनी या निरीक्षण नहीं हुआ? देखिए, मैं तो बार बार वही बोलता हूँ कि इंटेंट है ही नहीं, इनकी सोच ही नहीं है कि हम व्यवस्था को बेहतर बनाएं। सोच अगर होगी, अगर चाहेगा कोई कि मुझे इस व्यवस्था को बदलनी है, चलिए हम लोग सबको बहुत क्रेडिट देते हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को, यहाँ की सड़कें ठीक हो गई या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हद तक ठीक है। तो सड़कें कैसे ठीक हुई? इन्होंने सोचा होगा कि सड़कों को ठीक करना है, चाहा होगा, ठीक हुई। चाहा होगा कि गांव-गांव में बिजली जाए, तो व्यवस्था हुई। तो उसी तरीके से अगर ये चाहते कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बेहतर हो, तो कुछ ना कुछ तो उपाय निकलता, कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए जाते, एक मॉडल फेल होता, दूसरा मॉडल अपनाया जाता। बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं उसमें चेंजेस आ सकते थे, लेकिन पॉलिसी में चेंजेस आए, पॉलिसी बेहतर बने, इसलिए तो सबसे पहले जरूरी है ना कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस बात को स्वीकार करे कि हाँ, शिक्षा व्यवस्था खराब है, हमको उसको बेहतर बनानी है। वो चाहे कि यहाँ के गरीब समाज के जो बच्चे हैं, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनको बेहतर स्कूली और कॉलेज शिक्षा व्यवस्था मिले, उनको हम इतना स्किल्ड बना सकें कि वो सरकारी, अब देखिए बिहार में सरकारी नौकरियों की कितनी डिपेंडेंसी, अन्य राज्यों में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, यहाँ के बच्चों को अच्छे स्किल सेट नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अच्छी जॉब्स कर पाए, तो वो टोटली डिपेंडेंट है सरकारी नौकरी पर। तो ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है, ये सब इस वजह से कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप रहा है पिछले 30-40 सालों में, उसने शिक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब कोई इंटेंशन ही नहीं ध्यान देने का, वो किसी एक पर्टिकुलर फेज की बात नहीं है। पिछले 40 सालों में जो भी सरकारें रही हैं, उसने सिस्टमैटिकली इसको इरोड होने दिया, व्यवस्था बर्बाद होती रही। जब कभी शोर मचा, हल्ला मचा, तो हाँ हम नौकरी देंगे। नौकरी, शिक्षा विभाग कोई नौकरी देने की मशीन नहीं है। यहाँ पे शिक्षकों की आप बहाली कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनके लिए फैसिलिटीज अच्छी हो। अब शिक्षक आ गए हैं स्कूल्स में, लेकिन क्लासरूम्स नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाएंगे? तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, +2 बना दिया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, सारे कॉलेजेस में बना दिया कि भाई इसमें ये कोर्स होगा, उसमें वो कोर्स होगा। उस कोर्स को पढ़ाने के टीचर्स नहीं है, उस कोर्स में जो पढ़ने बच्चे आएंगे उनके लिए क्लासरूम्स नहीं है। ये सारा का सारा जो मैटर है इंटेंट का है, और ये इंटेंट सरकार का तभी सुधरेगा जब यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगी। एक नई सरकार आए जो कि शिक्षा पर सोचती हो, जिसकी सोच हो, जिसकी समझ हो शिक्षा को लेकर के, जो इस बात को मानता हो कि शिक्षा के जरिए हम बिहार को बेहतर बना सकते हैं। और ये जो वर्तमान में जो राजनीतिक दल पिछले 30-40 सालों में जो भी बिहार की जनता ने देखा है, हमने भी देखा अपने जीवन काल में, मेरी भी उम्र 35 वर्ष हो रही है, 35 वर्षों में जो भी हमने देखा है, उसमें तो कोई स्थापित राजनीतिक दल इसको करने में सक्षम नहीं थे। अब जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के आने के बाद युवाओं में, आपने देखा होगा बीपीएससी प्रोटेस्ट दौरान युवाओं का किस तरह से जनसुराज की ओर, प्रशांत किशोर जी की ओर झुकाव था। वो इसलिए था क्योंकि बाकी जो स्थापित दल हैं उनको सबने देख लिया और उनसे सब निराश हैं। तो एक उम्मीद की किरण जगी है कि जनसुराज अब चीज़ों को शायद बेहतर बना सकती है। उनके पास कम से कम एक विजन है। प्रशांत जी जिस तरीके से बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के, वो विजन झलकता है, वो इंटेंट झलकता है कि हम एजुकेशन को बेटर बनाने पर काम करेंगे। बाकी राजनीतिक दल तो बात ही नहीं करते। वो बात करेंगे हम आरक्षण बढ़ा देंगे, तो हम ये योजना ला देंगे, तो ये फ्री में 2000 रुपये महिलाओं को दे देंगे, तो युवाओं बेरोजगारों को 1000 रुपये भत्ता दे देंगे। अरे भत्ता देने से उसकी बेरोजगारी नहीं दूर हो जाएगी। आप साल 2 साल भत्ता देंगे, 1000 रुपये, उससे क्या बदल जाएगा? रोजगार तो नहीं मिलेगा उससे। रोजगार बनाने के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस चाहिए, वो तो आप नहीं ला रहे हैं। और वो बात अभी पूरे बिहार के युवाओं को, मैं जिनसे भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, सबका एक उम्मीद का किरण जनसुराज है, प्रशांत किशोर जी हैं। तो प्रशांत किशोर के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, जो लोगों के अंदर इन्होंने एक विश्वास पैदा किया है कि मैं जब इस व्यवस्था के अंदर आऊँगा तो इसमें बेहतर चेंजेस मैं लाऊंगा। और ये जिम्मेदारी उनको बिहार के लोगों के द्वारा भी, मतलब देखिए जो होता है ना, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग पार्टी से नहीं जुड़ सकते हैं। सब लोग जो है राजनीति में खुल कर नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनके अंदर भी जो राजनीति में खुल कर नहीं आ रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहे, उनके अंदर भी एक उम्मीद की किरण है कि व्यवस्था बेहतर कोई बना सकता है तो प्रशांत किशोर बना सकता है, जनसुराज बना सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज को जनता की ओर से मिली है, युवाओं की ओर से मिली है कि कोई एक राजनीतिक दल है, कोई एक ऐसा राजनीतिक नेता है जो व्यवस्था को परिवर्तन लाने की बात करता है और ला सकता है। सिर्फ बात ही नहीं करता है, लाने की क्षमता भी, क्योंकि इनका जो अनुभव है, इनका जो काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा है, उससे भी लोगों को विश्वास है कि नहीं, ये चाहें तो व्यवस्था में चेंज ला सकते हैं। कि बड़ी जिम्मेदारी है
और इसको मुझे लगता है जनसुराज को, प्रशांत किशोर जी को बखूबी निभाना पड़ेगा। तो इस वक्त हमारे जो भी साथी हमें देख रहे हैं इस लाइव स्ट्रीम के ज़रिए, मैं चाहूँगी कि उन तक हमारी बात पहुँचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपनी सारी जो भी आप कहना बोलना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस तरीके के सेशन हम लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। आप लोग में से तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं सत्याग्रह आश्रम आकर के अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठ करके अपनी चर्चा कर सकते हैं। लास्ट में हम अमित विक्रम जी इस सेशन को कुछ ही देर में अब हम बस समाप्त करेंगे। बस लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, युवा हैं, समाज का कोई भी वर्ग है जो हमें इस वक्त देख रहा है, वो सत्याग्रह आश्रम का आकर के हिस्सा बनना चाहता है या प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में कुछ सोचना समझना सीखना चाहता है, सो उनको बताइए कि वो यहाँ पर कैसे आए। बिल्कुल, देखिए बहुत आसान लोकेशन है, पटना का मरीन ड्राइव एलसीटी घाट है, एकदम मरीन ड्राइव से आश्रम दिख रहा है, आप आइए। और मैंने बीच में भी बताया था कि बहुत आसान प्रोसेस है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आते के साथ आश्रम रजिस्ट्रेशन डेस्क है और रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आप अपनी जिस मुद्दे को लेकर के आप जुड़ना चाहते हैं या प्रशांत जी से मिलना चाहते हैं उस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ आइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। सत्याग्रह के सिपाही, हाँ, खुद सत्याग्रह के रजिस्ट्रेशन कराइए और सत्याग्रह के सिपाही बनिए। क्योंकि देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जो जनता है इस प्रक्रिया की भागीदार बने, तभी परिवर्तन संभव है। अगर जनता खुद आगे आकर के इस प्रक्रिया की भागीदार नहीं बनेगी, इस सत्याग्रह के सिपाही नहीं बनेंगे, सत्याग्रही नहीं बनेंगे, फिर व्यवस्था किसी एक व्यक्ति से तो बदलनी नहीं है। प्रशांत जी तो पूरी व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं। प्रशांत जी ने व्यवस्था बदलने के लिए एक पूरी फौज खड़ी करनी चाहिए और एक पूरा सत्याग्रहियों का ग्रुप, मतलब एक समूह तैयार कर रहे हों, उसमें आप भी शामिल हों और उसमें शामिल होकर के आप स्वयं इस परिवर्तन के एक वाहक बनिए। आप यू कैन ब्रिंग द चेंज, ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि चेंज आप खुद ला सकते हैं। कोई एक खास व्यक्ति के भरोसे आप छोड़ देंगे कि वही चेंज लाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। चेंज का आपको भागीदार बनना पड़ेगा, आप चेंज के हिस्से बनेंगे तभी वो चेंज आएगा। और इसके लिए बहुत सरल प्रोसेस है, आप यहाँ आइए, ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़िए, फ़ोन नंबर्स भी जारी किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप जुड़िए और सत्याग्रह के सिपाही बनिए और व्यवस्था को बदलने में अपनी भूमिका निभाइए। तो अमित विक्रम जी जैसे तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम में प्रशांत किशोर जी के पास, आप सब लोग भी आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। जिस तरीके की आपने चर्चा देखी, यहाँ पे इसी तरीके की चर्चाएं होती हैं, कभी शिक्षा पर होंगी, कभी समाज को सुधारने के लिए होंगी और इन चर्चाओं में आप लोग भी हिस्सा लें, आप लोग भी भागीदार बने। ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आप लोग यहाँ पर आएँ ताकि बिहार को बदलने की का जो एक सोच है उस चीज़ को और पुख्ता किया जाए, उसको और मजबूती दी जाए। और अंत में यही बात है कि अपनी आवाज़ आप खुद उठाने के लिए यहाँ पे आएँ। आप समाज के किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हो, आपको यहाँ पर आने का, बोलने का मौका मिलेगा, आपको अपनी आवाज़ बुलंद